दूसरा कोई आ जाता तो ऐसे जिंदाबाद के नारे लगाते हो, लखनऊ पहुंचा के छोड़ते हो। देख लिया। खैर बैठ जाइए। आपके बीच में आपके नेता महबूब लीडर मोहम्मद शमीम खान साहब और हमारे मार्गदर्शक श्री राम बहादुर पासी जी हमारे बीच तशरीफ ला चुके हैं। दोस्तों जहां तक आवाज जा रही सब आ जाओ, ज्यादा लंबा टाइम नहीं लिया जाएगा क्योंकि 7:15 बजे जैसे बताया है अजान हो जाएगी। आधे घंटे का टाइम आपके बीच में लेंगे और आधे घंटे के बाद इंशाल्लाह आपसे रुखसत हो जाएंगे। आधे घंटे के लिए आप अपनी तवज्जो के साथ पार्टी के लोगों की बातों को सुने। मैं कह रहा था कि कांग्रेस पार्टी ने उर्दू को खत्म कर दिया, कांग्रेस पार्टी ने बाबरी में मूर्ति रखवा दी, कांग्रेस पार्टी ने बाबरी में ताला डलवा दिया और कांग्रेस पार्टी का प्रधानमंत्री था, कांग्रेस पार्टी का प्रधानमंत्री कौन था? पीवी नरसिम्हा राव। कांग्रेस पार्टी का प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और बीजेपी का प्रधानमंत्री कल्याण सिंह, दोनों की मिली भगत से उत्तर प्रदेश के अंदर बाबरी को शहीद कर दिया गया। क्या आपको कांग्रेस के क्या क्या कांग्रेस का प्रधानमंत्री था? आधी रात के वक्त में इसी कांग्रेस की सरकार में पूरे का पूरा गांव था, पूरे का पूरा कस्बा था, 40,000 लोग, कितने एक दो नहीं थे, 40,000 लोग, 40,000 लोगों को मारकर उनको दबा दिया गया। इसको पूरा हिंदुस्तान भागलपुर कांड से जानता है। मेरे कहने पे यकीन मत करना, मेरे कहने पे यकीन मत करना। आज गूगल का जमाना है, नेट का जमाना है। आप डालना भागलपुर का, निकल के सारे का सारा सामने आ जाएगा। ये कांग्रेस की सरकार ने किया, इसी कांग्रेस की सरकार ने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया। इसी कांग्रेस की सरकार थी। खामोशी बनाए रहे मेरे भाई, सुन लीजिए तवज्जो के साथ, क्योंकि ये हुकूमत का मामला है, ये हुकूमत का मामला है और आप लोगों ने हमेशा हुकूमत को मजाकों में लिया है, खेल तमाशे में लिया है और जिन्होंने हुकूमत को सीरियस में लिया है वो हुक्मरान हो चुके हैं और हम हुक्मरान होने होते हुए भी गुलाम हो गए हैं। तवज्जो से सुन लीजिए गौर के साथ में, इसी कांग्रेस की सरकार थी उत्तर प्रदेश के अंदर मुरादाबाद का कांड, मुरादाबाद का एमपी भी मुसलमान था, मुरादाबाद का एमएलए भी मुसलमान था। कांग्रेस की सरकार थी, मुरादाबाद के अंदर ईद की नमाज का वक्त था, 1 महीने रमजान रखे थे मुस्लिम समाज ने, 1 महीने रमजान रखे, ईद दुकानों के लिए अपने घर से सजते सजाते निकले थे, सजते सजाते निकले थे। माओ ने, बेटियों ने अपने छोटे छोटे बच्चों को तैयार किया था, अपने भाइयों को इत्र लगाया था, खुशबू लगाया था कि ईद की नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं, मेरा भाई ईद की नमाज पढ़ के आएगा। तो घर में सवैया बनाई जा रही थी, सवैया अपने भाई को खिलाऊंगी, माँ इंतजार कर रही थी अपने बेटे को सवैया खिलाऊंगी। ईद का मुबारक दिन था और जैसे ही ईदगाह के अंदर हमारा इमाम अल्लाह अकबर कह के नियत बांधता है, तमाम मुक्तदी अल्लाह अकबर कह के नियत बांध देते हैं, लेकिन इसी उत्तर प्रदेश की जालिम से सरकार, इसी भारत की कांग्रेस सरकार, उन निहत्ते मुसलमान जो नियत बांध के खड़े थे मुरादाबाद की ईदगाह में, उन पे गोलियां चला दी जाती हैं। 72,000 जोड़ी खूनी चप्पलें मिली थी, सिर्फ 72,000 जोड़ी खूनी चप्पलें मिली थी। अरे कांग्रेस के बेईमानों, किस मुंह से हमारे बीच में वोट मांगने आते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें अल्लाह की बारगाह में जवाब देना पड़ेगा। कुछ बेईमान मुसलमान कहते हैं अरे वो पुरानी बात थी, इसको खत्म कर दिया जाए, इसको भूल जाइए, अब तो हमें माफ कर दीजिए। तो माफ करता आया है, हम तुमको माफ करने को तैयार हैं। मुसलमान तो माफ करता आया है, जाओ कांग्रेसियों, हमने माफ कर दिया, लेकिन माफ उसी तरीके से करेंगे जैसे सरवरे कायनात सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माफ किया था। जब हंदा आई थी, जब ईमान में दाखिल हो गया अबू सुफियान, जब ईमान में दाखिल हो गई हंदा, तो हंदा का चेहरा नहीं देखते, तो हंदा ने कहा अल्लाह के महबूब से कहो मुझे माफ कर दे। मेरे नबी वो सरकार दो आलम जो रहमतुल आलमीन है, उन्होंने कहा कि जाओ हंदा से कह दो हमने तुम्हें माफ कर दिया। हंदा को मेरे नबी ने माफ कर दिया। हंदा से कहा जाओ मैंने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन सुनो ऐ लोगों जो हंदा की वकालत करने आए हो, जाओ हंदा से जाके कह दो कि हंदा तुम्हें अल्लाह के नबी ने माफ कर दिया है, लेकिन अपना चेहरा लेकर कभी मेरे सामने ना आना, क्योंकि जब जब तुम मेरे सामने आएगी मुझे अपने चाचा हमजा की शहादत याद आ जाएगी। इतना चेहरा न दिखाना, ये कहा था। तो जाओ कांग्रेसियों, ये रईस कुरैशी नागरिक एकता पार्टी के मन से कहता है, जाओ कांग्रेसियों हमने तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन कांग्रेस का नाम लेकर कभी हमारे बीच न आना, क्योंकि जब जब तुम कांग्रेस का नाम लेकर
करके हमारे बीच में आते हो, हमें बाबरी की शहादत याद आ जाती है, हमें मुरादाबाद याद आ जाता है, हमें भागलपुर याद आ जाता है, हमें मलियाना याद आ जाता है। मलियाना जानते हो, इसी उत्तर प्रदेश का गृह मंत्री था, इसी उत्तर प्रदेश का गृह मंत्री गोपीनाथ दीक्षित, यही कांग्रेस से जो चुनाव लड़ रही है, यही बहन आरती वाजपेयी, इनके पिताजी हुआ करते थे, इनका नाम गोपीनाथ दीक्षित था, इसी उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री थे। गृह मंत्री के कब्जे में क्या क्या होता है जानते हो? पुलिस गृह मंत्री के कब्जे में, प्रेसिडेंट गृह मंत्री के कब्जे में, इसके पिताजी गृह मंत्री थे। और मेरा इलाका जो मेरठ पड़ता है, मेरठ के पास एक कस्बा है जिसको मलियाना कहा जाता है। मलियाना की बगल में हिंदन नदी बहती है। मलियाना में आधी रात में पुलिस और पीएससी के जवान जाते हैं, 40 नौजवान बच्चों को उठाते हैं, और वो नौजवान बच्चे साइकिल चलाने वाले नहीं थे, वो नौजवान बच्चे रिक्शा चलाने वाले नहीं थे, वो नौजवान बच्चे वो सब्जी बेचने वाले नहीं थे, वो 40 नौजवान वो तैयारी कर रहे थे, कोई डॉक्टर की तैयारी कर रहा था, कोई इंजीनियर की तैयारी कर रहा था। वो लोग बेकार नहीं थे, वो लोग कुछ बनने वाले थे। उन 40 नौजवानों को उठा के लाया जाता है और हिंडन नदी की बगल में खड़ के यही गोपीनाथ दीक्षित की पुलिस और पीएससी उनको हिंडन नदी की बगल में खड़ा करके गोलियों से भून देती है। 40 के 40 बच्चों को गोलियों से भूनकर हिंडन नदी में बहा दिया जाता है। किसी को पता न चलता कि किसने मारा है, बच्चे को ढूंढते रहते माँ बाप और पता न चलता, लेकिन उन्हीं 40 में से 3 बच्चे जिंदा बचे, जिन्होंने भागकर गांव में बताया कि पुलिस और पीएससी ने हमें 40 को जो उठा के ले गए थे, गोलियों से छलनी कर दिया, गोलियों से भूनकर मार डाला है। और मेरे दोस्तों, इसी कांग्रेस की प्रत्याशी आरती वाजपेयी के पिताजी थे गोपीनाथ दीक्षित जी, जिनके कब्जे में उस वक्त पुलिस और पीएससी हुआ करती थी, वो भी कांग्रेस की सरकार थी। क्या क्या जुल्म गिनाओ मेरे भाई, क्या क्या जुल्म गिनाओ। एक से एक बदन, सीने का एक एक बदन छलनी है, पूरा सीना छलनी है, और दर्द बेचारा परेशान है कहां से उठे। आज कांग्रेस के लिए वोट मांगने आते हैं, आज सपा बसपा के लिए वोट मांगने आते हैं, सब हमसे वोट मांगने आते हैं। चुनाव आता है, अरे जरा याद तो करो, 1-2 साल नहीं, आधी सदी बीत गई, आई अब तक न सियासत में कोई बात नहीं। 1-2 साल नहीं, आधी सदी बीत गई, आई अब तक न सियासत में कोई बात नहीं। वही बदकारियां, मक्कारियां, धोखे भी वही, कुर्सी पे बैठने के इंसानियों के तरीके भी वही, और जब भी हालात इलेक्शन की खबर लाते हैं, हर पार्टी को मुसलमान नजर आते हैं। चलो मुसलमानों में, चलो मुसलमानों में, इनके वोट को लूटा जाए, इन पे डाका डाला जाए। नहीं, अब तुम्हारी बातों में नहीं आएंगे, अब तुम्हारी बातों में नहीं आएंगे, हरगिज धर्म के नाम पे नहीं टकराएंगे। हम में बस इतनी बुराई है कि हम बिखरे हैं, इसलिए गर्दिशे तैबा के सितम झेले हैं। अब भी हम चाहे तो कोहराम मचा के रख दे, एक हो जाए तो शमीम खान को मुख्यमंत्री बना के रख दे, एक हो जाए तो उमर खान को विधायक बना के रख दे। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। इसलिए मेरे दोस्तों, जो भी आपके बीच में वोट मांगने आता है, अब सवाल करना शुरू कर दो, अब सवाल करना शुरू कर दो। अब जवाब देने की जरूरत नहीं है कि हम देश के गद्दार है कि नहीं। बता दूं, कांग्रेस की इतनी बुराइयां, कांग्रेस की इतनी कमियां, कांग्रेस के इतने मुलाजिम है, गिनाना शुरू करेगा आपका ये बेटा रईस कुरैशी, सारी रात गुजर जाएगी। दिल्ली के अंदर कांग्रेस की प्रधानमंत्री, दिल्ली के अंदर कांग्रेस की मुख्यमंत्री, दिल्ली के अंदर रमजान का महीना, एक और रमजान का महीना आता है, और रमजान के महीने में अलविदा का जुम्मा होता है। अलविदा का जुम्मा, रमजान का महीना मुसलमान बड़ी शिद्दत से मनाता है। अलविदा के जुम्मे को जुम्मा अलविदा मनाता है। जुम्मा अलविदा मना रहे थे आतिफ और साजिद, जो आजमगढ़ के रहने वाले थे, इंजीनियर की पढ़ाई के अंदर आप सबने अखबारों में पढ़ा होगा, टीवी में देखा होगा। कांग्रेस की मुख्यमंत्री, कांग्रेस का प्रधानमंत्री, और दिल्ली के बटला हाउस में 2 बेटे आतिफ और साजिद, जो आजमगढ़ के रहने वाले थे, इंजीनियर की पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन पुलिस जाती है बटला हाउस को घेर लिया जाता है, और वो दोनों बच्चे आतिफ और साजिद को उन बटला हाउस की गलियों में दौड़ा दौड़ा के गोली मार दी जाती है, उनको बदनाम करके गोली मार दी जाती है, उनको शहीद कर दिया जाता है। उनकी लाशें लेने के लिए उनका बाप आता है आजमगढ़ से चल के। हम लोग जाते हैं, हम पहुंचते हैं, आजमगढ़ जाते हैं उसके बाप के पास, आतिफ और साजिद के वालिद मोहतरम के पास। उसका जनाजा सजाया जा चुका था, उसको उठाया जा रहा था, उसका वालिद बारो कतार रो रहा था, बार बार रो रहा था, पूरी दाढ़ी मुबारक चेहरे पे आंसुओं से तर हो गई थी। हम लोग उनको हिम्मत दे रहे थे, अल्लाह की मर्जी ऐसी है, आप ना रोइए, अल्लाह इसका अच्छा बदल आपको देगा। तो जानते हो आतिफ और साजिद के बाप ने क्या कहा? सुनो कांग्रेसियों, कान खोल के सुनो, आतिफ और साजिद के बाप ने क्या कहा कि मैं इसलिए नहीं रो रहा हूं कि आतिफ और साजिद को गोली मारकर कत्ल कर दिया, रो रहा हूं कि मेरे बच्चों को
आतंकवादी बता के मारा है, मेरे बच्चों को देश का गद्दार बता के माना है। अरे आतिफ और साकिब मर जाते, मुझे कोई गम न होता, क्योंकि मुसलमानों के माथे पर आतंकवाद का ठप्पा लगा के मारा है। और मुसलमान इस देश का कुछ भी हो सकता है, वतन का गद्दार नहीं हो सकता। ये जुल्म भी हम पे किसी और ने नहीं किया, इसी कांग्रेस ने किया जो सबकी अम्मा है। भाजपा की अम्मा यही है, सपा की अम्मा यही है, बसपा की अम्मा यही है, सबकी अम्मा कांग्रेस है। इसलिए कांग्रेस से होशियार हो जाओ, ये डसने के लिए निकली है। लेकिन हम बता देना चाहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, हम बता देना चाहते हैं, सिहारात का मंजर बदलने वाला है। सिहारात का मंजर बदलने वाला है। शहर करीब है, सूरज निकलने वाला है। और अब तक तूने जिसे जकड़ के रखा था जंजीरों में, वही मेरा पैर तेरा सर कुचलने वाला है। अब तुम्हारे तनाव में नहीं आएंगे, अब तुम्हारे बहकावे में नहीं आएंगे। अब हम जाग चुके हैं, अपनी पार्टी, अपना नेता, अपना झंडा हमारे बीच में पैदा हो चुका है। मैं चाहूंगा सीधे सीधे बहुत सारे लोग जल्दी से जल्दी कर लें। वेलकम के लिए कुछ नाम लिए, टाइम कम है। बड़ा माला सारे साथी जितने जिम्मेदार